गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज डिस्कस करते हैं एसी का एक्सरसाइज 2। ओके, एक्सरसाइज 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अगर आरसी सर्किट है और कैपेसिटर एयर फील्ड है तब फर्स्ट सिचुएशन पे क्या नेचर होगा। सेकंड सिचुएशन कब है, आरसी सर्किट है और कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है एज अ सिलिका माइका मटेरियल। ओके, तो माइका मटेरियल डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्टेड है तब और एयर इंसर्टेड है कैपेसिटर के इनसाइड तब, दो अलग डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है देयर पोटेंशियल पे। अब हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल जो है ए कंडीशन में और पोटेंशियल बी कंडीशन में, मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विथ डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब एयर के प्रेजेंस में, और बी विथ डाइलेक्ट्रिक मतलब सिलिका के प्रेजेंस में, माइका के प्रेजेंस में। ठीक है, तो माइका के प्रेजेंस में क्या सिचुएशन होता है इस क्वेश्चन में अब देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ओके, तो चार्ज तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, और चार्ज कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग चार्ज इंक्रीज यहाँ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और चार्ज इंक्रीज अगर देखो चार्ज कैपेसिटेंस पोटेंशियल को लिखते हैं ए कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में फिर चार्ज इनटू कैपेसिटेंस के टाइम्स डिक्रीज हो जाए, के टाइम्स यहाँ पे सी हो गया तो हम लोग पोटेंशियल बी कम हो गया। ध्यान रखना कि चार्ज को हम लोग कांस्टेंट मान के डील किए। ठीक है, ओके, अगर चार्ज इन्फ्लुएंस होगा तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा कैपेसिटेंस के वेरिएशन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आर इंटू एक्सल सर्किट गिवन है बेटा। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हमसे पूछ रहा है पावर फैक्टर, and we know that the power factor expressed in terms of VRMS, IRMS and cos alpha, and that the cos alpha expression is expressed R by Z. Okay, so IRMS also can express VRMS by Z. तो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है VRMS अपॉन R by Z स्क्वायर। अच्छा, तो ये हम लोग को पावर मैक्सिमा का कंडीशन जब होगा तब हम लोग ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पावर मैक्सिमा कंडीशन में, क्या लिख सकते हैं सर, और मैक्सिमम कंडीशन में रेजोनेंस कंडीशन होता है, और प्योर रेजिस्टेंस की कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि आर ही अगर अवेलेबल है तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जेड इक्वल टू भी आर हो जाएगा ये कंडीशन। तो सर ऐसे कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं तो पी इंटू आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाई जेड। अच्छा सर, हम लोग पावर को रिप्लेस कर दिए किसके, प्योर रेजिस्टेंस के केस में। क्वेश्चन से बोला था P जो अवेलेबल है वर्ड वो प्योर रेजिस्टेंस के टर्म्स में वहाँ गिवन था, बोलता है P के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दीजिए पावर को, ये तो पोटेंशियल कांस्टेंट बट द डिफरेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 2 में अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ पे हमें P के टर्म्स में लिखना था। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देख रहे हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था पोटेंशियल वेरिएबल दिया था, क्या दिया था, पोटेंशियल वेरिएबल। अब हमसे पावर पूछ रहा है, लेकिन कब का केस है सर, सर ये कि प्योर कैपेसिटेंस है, तो हमें पता है प्योर कैपेसिटेंस में कितना हो जाएगा पावर, सर क्या हो जाएगा प्योर कैपेसिटेंस में, पावर 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा 90 डिग्री। ठीक है, ओके, ये इजी क्वेश्चन था, अल्फ़ा 90 पुट कर दो, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सर VRMS IRMS cos अल्फ़ा 90, इट मीन्स पूरा एक्सप्रेशन पावर 0, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अलग अलग सिचुएशन है 4, इन सिचुएशन में क्वालिटी फैक्टर जिसका गुड होता है उसी का कम्युनिकेशन सर्किट अच्छा बनता है। तो हमें इंडिविजुअल का क्वालिटी फैक्टर निकालना होगा, तब हम लोग दिखा सकते हैं कि किसका सर्किट अरेंजमेंट अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वालिटी फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो सारे लोगों का क्वालिटी फैक्टर निकालना होगा। तो आप एक एक करके सॉल्व कीजिए, अदरवाइज थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। आर से इन्वर्सली, आर जिसका सबसे लोवेस्ट होगा क्वालिटी फैक्टर उसका हाईएस्ट होगा, बट एल और सी ऑल्सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी फैक्टर के लिए, लेकिन आर मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर गिवन डेटा क्या क्या है, VR, VC और VL, 3 डेटा गिवन है। तो हमें दिख रहा है कि किधर डोमिनेट कर रहा है सर, ये इंडक्टेंस की तरफ डोमिनेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे इंडक्टेंस का जो पोटेंशियल है ये ज़्यादा दिया है, तो हमारा V सोर्स कितना पोटेंशियल आ जाएगा,
100 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, VL नॉट VL होगा, यहाँ पे ऊपर में होगा VR, VL अपॉन VS, ये आ जाएगा 0.6, गलत, यहाँ पे 80 अपॉन आएगा VR डिवाइडेड VS। ओके, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है विच वन इज रिप्रेजेंट AC। आई थिंक हमको लगता है सारा होगा, क्योंकि सारे कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब ए ऑप्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव, बी ऑप्शन भी, सी भी और डी भी, चारे ऑप्शन अल्टरनेटिव करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है मेरे बच्चे, सर VRMS दिया हुआ है, IRMS दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, Z AC सर्किट के लिए। Z कितना आ रहा है सर, यहाँ पे 12 डिवाइडेड 0.6, अच्छा 0.6 कितना है, 60 आएगा ना। ओहो, मैंने 24 लिख दिया, रुको करेक्ट कर रहा हूँ। और DC सर्किट के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, यहाँ से DC सर्किट के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा DC सर्किट के अकॉर्डिंग। DC सर्किट में रजिस्टेंस डिफाइन है, यहाँ से कितना आ जाएगा DC सर्किट के लिए 0.2। अच्छा, ऊपर वाला पहले करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, रुको देखो, यहाँ से कितना आएगा, हटा लेता हूँ, पूरा करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ VRMS कितना दिया हुआ, 12, VIRMS 12, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, IRMS 12 कहाँ दिया, 0.2 दिया है ना, 0.2 लिख रहा हूँ, ठीक है। 60 ओम आ रहा है Z यहाँ पे इम्पिडेंस। अगर DC सर्किट में सर आप तो XL और XC कंसिडर नहीं करेंगे, हाँ बेटा, तो कितना आ जाएगा DC सर्किट के अकॉर्डिंग, 30 आ जाएगा, 30 ओम रेजिस्टेंस। DC रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस कितना ओम है, 30 ओम। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्चुअली देखो DC सर्किट में XL और XC को इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर Z एक्सप्रेस करते कितना हो जाएगा, R स्क्वायर और XL का स्क्वायर। सर XL क्यों ले रहे हैं, XC क्यों नहीं, बेटा इंडक्टर्स के बारे में बोला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग XL निकल जाएगा, XL सॉल्व करके मेरे निकल गया 30√3 ऑप्शन। और ये कौन सा कंडीशन आ रहा है, इन सीरीज LR सर्किट का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में कैपेसिटेंस कितना है, 40 माइक्रोफेराड, और गिवन डेटा क्या VRMS दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग IRMS निकाल सकते हैं सर। तो IRMS कितना हो जाएगा, यहाँ से V इंटू, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, इसमें एक बात बताइए, 20 इंटू A आ रहा है XC का वैल्यू क्या है, ऊपर से लगे 2πc, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर दिया तो मेरा कितना आ रहा है, आई कितना आ रहा है, 2.5 एम्पियर आएगा, मैंने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर से, 2.5 एम्पियर, मतलब डी ऑप्शन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अप्रोच कर। 9 अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है पावर फैक्टर, यानी कॉस अल्फा पूछ रहा है। अब दिया है सिचुएशन ऐसे कि देखो यहाँ पे कैपेसिटर है, उधर इंडक्टर L। अभी सबसे पहले अगर L को रिमूव कर दिया जाए तो सर्किट बचेगा XC और R। इस समय पे जो Z होगा, मतलब सोर्स का फेज होगा, वो π/3 से लैग करेगा करंट से। अब दूसरा कंडीशन बोल रहे हैं हमारे बच्चे कि C को अगर जब रिमूव करते हैं बेटा, तब इस सिचुएशन में XL और R रिमेनिंग पार्ट है। अब इस सिचुएशन पे हमारा अल्फा π/3 बन रहा है, और इस π/3 के कॉरस्पॉन्डिंग अभी हमारा फेज में EMF जो है लीड कर रहा है, सोर्स पोटेंशियल लीड कर रहा है किसको, करंट को, π/3 से। इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि XL और XC इक्वल है। कैसे बोल सकते हैं आप इक्वल है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब XL डोमिनेट किया वो भी π/3 से लीड करवाया और XC में भी π/3। तो दोनों सिचुएशन को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि सर यहाँ पे अगर टेन अल्फा दोनों को एक्सप्रेस करते हैं तो इससे ये पता चल जाएगा कि XL बराबर है XC का। अच्छा, तब तो ये रेजोनेंस कंडीशन है। हाँ, तो रेजोनेंस कंडीशन का ये केस है। तो रेजोनेंस कंडीशन का केस आपको कैसे पता चला सर? देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जब 10 अल्फ़ा निकालोगे केस 1 का और 10 अल्फ़ा केस 2 का, दोनों केस में बराबर हो जाएगा XC और XL। तब हम बोल सकते हैं
कि ये रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन में जेड की मिनिमम वैल्यू आर होता है और कॉस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अल्फा 0 हो जाएगा। रेजोनेंस कंडीशन में करंट और नेट सोर्स ऑफ ईएमएफ सेम डायरेक्शन में लाई करता है। अच्छा, क्योंकि एक्सेल एक्सिस कट ही जाएगा तो सेम डायरेक्शन में लाई कर जाता है। अच्छा, कॉस अल्फा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो। रॉड इंसर्ट कर रहे हैं किसी भी इंडक्टर के बीच में, तो अगर कोई इंडक्टर के बीच में रॉड इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा सिचुएशन सर? हम लोग देखते हैं अगर रॉड इंसर्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में और इंक्रीज होगा। क्योंकि सर, क्योंकि रॉड को भी तो इंड्यूस करना होगा मुझे, क्योंकि रॉड के अंदर हिस्टेरेसिस सिचुएशन का नेचर बनेगा। अच्छा, तो रॉड के अंदर मैग्नेटाइजिंग सिचुएशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस, पोटेंशियल और इंडक्टर में बढ़ जाएगा। और पोटेंशियल अगर इंडक्टर में बढ़ जाएगा तो सिचुएशन क्या होगा? पूरे सर्किट में म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा सिस्टम का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर बढ़ जाएगा तो हम लोग रेजिस्टेंस की पोटेंशियल क्या होगा? घट जाएगा। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल घट जाएगा तो ग्लो कम हो जाएगा बल्ब का। समझे? पार्शियली समझ में आया ना सिचुएशन? क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, 11 में हम लोग डील करते हैं सर कि अगर हमसे पूछा है कि नेट किधर होगा तो 40 इधर होगा तो 50 होगा नेट सोर्स ईएमएफ। वेरी इजी क्वेश्चंस। तो 50 नेट ईएमएफ सोर्स है तो हमसे करंट कितना होगा ये प्रोड्यूस पूछा था। करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड, और जेड इक्वल टू कितना आ गया? 50। वी आर एम एस कितना दिया था सर? वी आर एम एस कितना दिया है? तो वी आर एम एस आई नॉट बाई √2 लिख सकते हैं। हाँ सर, तो यहाँ से आई आर एम एस कितना आ जाएगा? जेड इक्वल्स टू पूछा था। अच्छा, जेड इक्वल्स टू पूछा था, जेड कितना आएगा? 5 ओम। अच्छा, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग पुट कर दिया सारा। आई नोट का वैल्यू दिया हुआ था, जेड निकालना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है हमसे कि सर हाफ पावर के कोरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आई मैक्स होता है, ओके, और पावर भी मैक्स होगा। बट हाफ पावर के सिचुएशन में दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पावर क्या होगा? मैक्स का हाफ होगा। यहाँ मैंने हाफ नहीं लिखा, पावर मैक्स का हाफ लिखना था। और यहाँ करंट कितना होगा? आई मैक्स का √2। यहाँ पावर मैक्स का हाफ लिखना था, इट्स माई मिस्टेक। ओके, सॉरी। ठीक है, पावर पी मैक्स बाय √2 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखो छूट गया वहाँ पे लिखना। अब देखो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा, सर इन दोनों का डिफरेंस है देयर फ्रिक्वेंसी का, तब हम लोग बैंडविड्थ लिख सकते हैं ω2 माइनस ओमेगा। देखो ω2 माइनस ω1 लिखना था, ω1 दोनों जगह ω2 लिख दिया। ओके, देख लेना। ठीक है, तो बैंडविड्थ होता है तो 2 इंटू डेल्टा में डेल्टा ओमेगा याद रखना हमेशा R/2L, और ω2 कितना होगा? ω/r प्लस डेल्टा ओमेगा, और ω1 डेल्टा ओमेगा से डिफरेंस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सिखाया है तुम्हें। अब देखो ओमेगा रेजोनेंस √LC निकल गया तो 50 हर्ट्ज आया। ठीक है, और ω2 कितना हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा कितना होता है? R/2L, तो R/2L, R कितना? 40, 2 इंटू L, यहाँ से आ रहा है 4 है डेल्टा। अब देखो ω2 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 4 54, और 50 माइनस 4 46। ये हो गया दोनों ω2 ω1 कोरस्पॉन्डिंग हाफ पावर। ठीक है, ये आ गए दोनों आंसर हाफ पावर के कोरस्पॉन्डिंग। वहाँ पे लिख लेना पावर मैक्स दिया हूँ ना, ω1 ω2 कोरस्पॉन्ड पावर मैक्स बाई 2 लगा लेना। सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। डियर 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। 13 में हमसे पूछा है सिर्फ कि VDC दिया हुआ है, L दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है सिचुएशन का फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो हम लोग देख लेते हैं आई कितना करंट है? यहाँ पे 1 एम्पियर, तो यहाँ से R निकल गया। DC में हम लोग R निकाल लेते हैं हमेशा 100। अब देखो XL और XC तो नॉट डिफाइन है इस कंडीशन में DC करंट में। अब देखो AC सेम करंट सप्लाई कर रहा है 100 वोल्ट। ओके, बट AC करंट भी दिया हुआ था 0.5 एम्पियर। ओके, 100 वोल्ट और AC करंट गिवन है 0.5 एम्पियर। देन हम लोग क्या निकाल लेंगे? यहाँ से Z निकाल लेंगे। Z कितना होगा? V/I, और AC डिवाइड तो 100/0.5 यानी 200 ओम आएगा। ये क्या आ गया? यहाँ से मेरा इम्पिडेंस आ गया। ठीक है, इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है R² प्लस XL का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब देखो एक पेज बढ़ा देता हूँ, R² प्लस XL का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा टर्म्स क्या आ जाएगा? 200 और R², यहाँ से XL निकल जाएगा। XL निकालने के बाद XL कितना आ जाएगा? 100√3,
और एक्सेल का एक्सप्रेशन पता है 2FL होगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, L पता है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से ईजिली निकल जाएगा, कोई ज़्यादा लोड नहीं है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 50 हर्ट्ज़। अच्छा, इसको डायरेक्ट टिक मार सकते हो क्योंकि इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, नो कैलकुलेशन। वाह बेटा, इजी। ठीक है, ओके। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। देखो पीक पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है, RMS√2, बस बी ऑप्शन। ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन दिया था 2022 में, कोई भी बच्चा टिक मार सकता था। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं। देखो L गिवन है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस भी गिवन है, और रेजिस्टेंस गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, और फ्रीक्वेंसी देखो ओमेगा गिवन है 100 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, और यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है सर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC। अब देखो L पता है, C पता है, यहाँ पुट करना होगा। ठीक है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओके, ये हो गया रेजोनेंस में। L और C पुट कर दो। L और C का वैल्यू कितना है, चलो ठीक है, पूरा L और C पुट करने के बाद C का वैल्यू 10 और L पूरा, दोनों का प्रोडक्ट ये निकाल के ये आ गया तुम्हारा 50/π। ये रेजोनेंस, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितना था 50/π। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, इसका मतलब 50/π दोनों सेम ही है, तो आंसर बी फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ कह रहा है पावर इंस्टेंट। तो पावर इंस्टेंट क्या होता है, VI। मेरा नाम का पहला 2 लेटर, पूरा नाम लोगे तो ब्लास्ट हो जाओगे, इतना पावर है मेरे नाम में। पावर, मेरे नाम का 2 लेटर ही काफ़ी, VI। और कौन सा पावर है, हम इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो पावर V का वैल्यू पुट कर दो, I का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, V और I। अच्छा, इनको प्रोडक्ट, अब हम लोग जानते हैं कि V और I किसके लिए पावर बात कर रहे हैं सर, प्योर, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्योर इंडक्टर के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे देखो प्योर इंडक्टर के लिए पावर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ कॉस आ जाएगा, और साइन और कॉस को फिर हम लोग माइनस बाहर लिख के, अब इसको हम लोग सजा लेते किसके टर्म्स में, अच्छा, sin 2 थीटा के टर्म्स में, sin 2 में। ये हो गया रेजोनेंस पावर, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 डील करते। देखो 17 में स्टेटमेंट 1 बोलता है इन एन सर्किट द करंट थ्रू द कैपेसिटर लीड द वोल्टेज। हाँ सही है। अब बोलते हैं सर्किट कंटेनिंग द कैपेसिटर ओनली, सर्किट प्योर ओनली द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट वोल्टेज पे, नहीं, हमेशा फाइन नहीं हो, बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन 3 हो, क्योंकि देखो लीडिंग हमेशा देखते हैं कि एक्सी नीचे होता है और आई, इसके बीच तो हमेशा 90 है। तो हम लोग जानते हैं कि करंट जो हमेशा लीड करता है वोल्टेज से, ना कि वोल्टेज लीड करता है करंट से। ठीक है, करंट लीड करता है, ध्यान देना हमेशा, स्टेटमेंट में फंस मत जाना। क्वेश्चन नंबर 18, सो इजी क्वेश्चन नंबर 18, हमसे L दिया है, VRMS दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया। अब कोई पूछे हमसे एक्सेल क्या होगा, ईजी बात है, निकाल लेंगे एक्सेल। ओके, तो एक्सेल निकल जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है सर्किट में, हाँ, तो हमसे एक्सेल रिएक्टेंस ही पूछा था। ठीक है, तो रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, तो रिएक्टेंस ये हो जाएगा ओमेगा L, ये हो जाएगा। और अगर डीसी सर्किट हुआ तो डीसी सर्किट में क्या होता है, X2 0 हो जाएगा। हाँ सर, डीसी सर्किट में X2 0 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 है तो। ओके, मतलब AC में फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन नंबर 3 डिफाइन होगा। 19 नंबर देखो, 19 नंबर में पावर RMS दिया हुआ था, हमसे Z पूछा था, तो VRMS पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू VRMS/Z। अच्छा, तो हमसे निकालना क्या है सर, यहाँ से Z निकल जाएगा। Z निकलने के बाद हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। हमसे पूछा है द पीक करंट, तो पीक करंट निकालना है, तो हमें Z निकाल लेता हूँ, P पुट करके VRMS पुट करके Z निकल गया। अब Z निकल गया तो हमसे पूछा है, ठीक है, अब I निकालना होगा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से Z निकल गया, तो IRMS कितना होगा, VRMS/Z। VRMS कितना है सर, यहाँ दिया हुआ था 200, और Z कितना आ गया 400, 1/2, और 1/2 निकल गया तो पीक निकल जाएगा 1/2√2, ये आ गया पीक वैल्यू, यानी कितना हो गया 1/2.7। ओके, आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में L दिया हुआ है, C दिया हुआ है, R दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी विथ रेजोनेंस पूछा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा हमसे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो खून में बसा होना चाहिए हम लोग का। क्या होता है रेजोनेंस,
रूट अंडर आई एल सी। क्या होता है रूट अंडर एल सी? एल का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू पुट कर दो। वेरी इजी क्वेश्चन इस दुनिया का। क्या इजी क्वेश्चन है सर? रूट अंडर एल सी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। बहुत मस्त, वाह वाह। तो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ गया? ओमेगा आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई डिवाइड कर दो तो ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में फिर उसको 2 पाई डिवाइड करना, आ जाएगा आंसर। तो ये कितना आ गया? 1.59 किलो हर्ट्ज आता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना था पाई को डिवाइड करके। कैलकुलेशन तो सही है, सॉल्व करने के बाद आ जाता है। तो थोड़ा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। कितना आ रहा है? 1.5। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, रुको। तुम करना इसको, तुम अपना मोबाइल से। मैं इतना शॉर्टकट करके बता देता हूँ थोड़ा सा। कुछ नहीं, सब सही था, बस खाली कैलकुलेशन तुम कर लेना। ठीक है, एल सी ये आ गया। एल सी यहाँ से एल और सी पुट कर दिए फटाक से, और टी आगे 10⁴ आंसर है तुम्हारा। उसके बाद फिर इसको 2 पाई से इक्वेट कर देंगे, रेजोनेंस आ जाएगा। तो 1/10⁴ और 2 पाई 1.59 आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन कर रहा था, फिर मुझे मन नहीं किया तो इसलिए शॉर्टकट कर दिया। ठीक है, मैं अलग से कैलकुलेशन करके देख लिए रहा हूँ। ठीक है, 1.59। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे दिया हुआ है इम्पिडेंस निकालना है। इजी क्वेश्चन है। एक्सएल व 2 पाई एफ एल। ठीक है सर, अब आ जाएगा एक्सएल, एल दिया सब पुट कर दो। 5000 आ जाएगा यहाँ से। एक्सी निकालो सर, 1/10⁻³ यहाँ से निकल जा रहा है। फिर ये भी इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ से? ठीक है, कितना आ रहा है एक्सी? अच्छा, यहाँ पे 5000 मिस करे, 10⁻³ मिल ही दिया तो उसको यूज़ ही नहीं किया। तो 5 ओम आना चाहिए था एक्सएल, और एक्सी कितना आ रहा है? 10 ओम। तो एक्सी माइनस एक्स, तो आर कितना आ जाएगा यहाँ से सर? 10 का स्क्वायर, 5 माइनस 10 माइनस 5 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक्सी ज़्यादा बड़ा है ना। हाँ, तो यहाँ से कितना होगा? 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 100 + 125, 125 का √5 ओके, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सएल गिवन है। देखो यहाँ पे क्या दिया है सर? एल दिया हुआ और आर दिया और कुछ नहीं। तो हम लोग एक्सएल निकाल सकते हैं 2 पाई एफ एल से। कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके 100 ओम आएगा। ठीक है, जेड कितना आ जाएगा सर? जेड आपको आर पता है, हाँ, 100√2 आ जाएगा। आर स्क्वायर और एक्सएल का स्क्वायर से। तो कौन सा अल्फा पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो पावर फैक्टर निकल जाएगा। हम तो अल्फा पूछा था, फेज एंगल, तो फेज एंगल 1/2, तो फेज कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ओके, ठीक है। 23 सिचुएशन बोल रहा कि Z1 एंड Z2 के दो इम्पिडेंस ए और बी केसेस का, ए और ए का कितना Z1 और बी का Z2, तो दोनों केस में पूछ रहा है। देखो एक्सएल क्या होगा? फर्स्ट केस में 0 होगा क्योंकि डीसी है, और एक्सी सेकेंड केस में, एक्सएल सेकेंड केस में डिफाइन होगा क्योंकि एसी है। तो ऑब्वियसली यहाँ आंखों से दिख रहा है कि सर Z2 डोमिनेट कर गया, क्योंकि Z1 से पहला वाला का इम्पिडेंस कम होगा, क्योंकि पहला वाला में एक्सएल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, और इसका मतलब Z2 जो है, तो Z2 डोमिनेट करेगा, बड़ा होगा Z1 से। डीसी सर्किट में F नहीं है 0, तो एक्सएल ख़त्म, बर्बाद हो गया। और सेकेंड केस में अगर यहाँ सर एक्सी, सेकेंड केस में अगर एक्सी देखें तो है छोटा, लेकिन एडिशन तो कर रहा है ना कुछ, हाँ, तो इसीलिए सेकेंड केस का Z जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 हो गया Z2 > Z1। ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट केस में Z1 = R है, और सेकेंड केस में Z2 = R + समथिंग है, तो बस ऑब्वियसली Z2 बड़ा है। अब देखो 24 कंडीशन में क्या पूछा कि किसका पावर मैक्सिमा होगा। तो जानते प्योर रेजिस्टेंस का कॉस अल्फा क्या होता है? 1, क्योंकि अल्फा 0 होता है प्योर रेजिस्टेंस में। पावर मैक्सिमा कब होता है? रेजिस्टिव सर्किट में, जहाँ प्योर रेजिस्टेंस हो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आई भी एक तरफ, आर भी एक तरफ। 25 क्वेश्चन नंबर में देखो, फ्रीक्वेंसी जब बहुत हाई हो तो एक्सएल क्या हो जाता है? हाई का मतलब है लो करंट का मतलब है
सर ओपन सर्किट, ओपन मतलब डिसकनेक्टेड टाइप का। और एक्सी क्या है, बिकम वायर। क्यों? क्योंकि फिर एक्सी को हम लोग वायर के जैसा मानते हैं। तब जस्ट स्टार्टिंग T इक्वल टू 0 पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो है तो इसका रेजिस्टेंस 0 है। हाँ सर, तो ये एज अ वायर रोल प्ले कर रहा है। कौन वायर रोल प्ले कर रहा है सर? सर कैपेसिटर। तो उसको वायर से रिप्लेस कर दे रहा हूँ कैपेसिटर को, इंडक्टर को डिस्कनेक्ट है। जहाँ जहाँ इंडक्टर है ओपन कर दिया और जहाँ जहाँ कैपेसिटर है वहाँ वायर लगा दिया। अब देखो करंट इधर से इधर चला गया, तो जहाँ से पास हो रहा है वो पहला ओम 1 ओम, फिर दूसरा 2 ओम, तो आर इक्विवेलेंट रोल प्ले कर रहा है 3 ओम जहाँ से करंट पास हो रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर। बहुत इजी सेगमेंट है, अच्छे से ध्यान दो अपना और आगे पढ़ाई करते रहो। लाइफ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके।